नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चौंक गए ना आज पहली बार कैमरे के सामने पा कर के। मैं तो जब से यूट्यूब शुरुआत किया था तभी से मैं सोच रखा था कि मैं आपके सामने आऊँगा, लेकिन एक ऐसी नौकरी में था मालिक इजाज़त नहीं देता था। लेकिन मैं जानता था कि मैं ज़रूर कैमरे पर आऊँगा, आप लोग के सामने रूबरू आपके सामने मैं अपना कहानी ज़रूर बताऊँगा। खैर, मैं उस नौकरी से अब मुक्ति पा चुका हूँ और नई नौकरी पा चुका हूँ। अब वक्त भी मुझे थोड़ा बहुत मिल जाता है। अब मालिक को भी परहेज नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। अब उनको 8 घंटे 9 घंटे का ही मतलब होना चाहिए। इससे ज़्यादा अब हम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं और वो समझते नहीं हैं। चलिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ना देर हुआ है, तो फिर आज की कहानी का शुरुआत करते हैं। आज की कहानी विनोद की है। विनोद झारखंड के रहने वाले नौजुवक थे। उम्र था 23-24 साल के आसपास का। उनके जो मामा थे ना, अब मामा ही उनको पाल पोस करके अब कहा जाए ना तो बड़ा किए थे। उनके पिता नहीं थे, उनकी माँ रहती थी। लेकिन मामा के उस टाइम शादी ब्याह नहीं हुआ था, पत्नी नहीं आई थी। लेकिन जब पत्नी घर में आ जाती है, मामा की मामी, तो मामला कुछ बदल जाता है। अब जो विनोद है ना, देखते हैं कि वहाँ चल क्या रहा है। वक्त पर खाना नहीं मिलता था, पैसे की तो बात दूर है। अब उनकी माँ को भी परेशानी अब झेलनी पड़ती थी। नौकर चाकर की तरह दिन रात लगी रहती थी, काम करती थी, और तब जा कर के उनको 2 जून का खाना नसीब होता था। यही हालत था विनोद जी का भी। ये जो कहानी है ना, 2002 की है, झारखंड की। तो चलिए आगे की कहानी विनोद के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। मेरे बारे में तो आप जान ही चुके हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। उन दिनों मैं बहुत बेकार था। मामा शादी हो चुकी थी, मामा की पत्नी यानी मेरी मामी आ चुकी थी, और इसके बाद में घर का माहौल बिल्कुल बिगड़ चुका था। मेरी माँ की तबीयत खराब होती थी ना, तो मामा तो थोड़ा पूछ भी लेते थे, लेकिन मामी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो मेरी माँ को कहती थी कि काम के डर से तुम्हें बीमारी अब बहाना बना लिया। जब मैं सुनता ना तो मैं रोने लगता था, लेकिन अपने आंसू नहीं निकालता था। मुझे लगने लगा कि बस मुझे कुछ करना चाहिए, अब यहाँ पर हमारा गुजर बसर नहीं होने वाला। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं। मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। जितना मुझे मामा पढ़ा सके और उतना ही मैं पढ़ा लिखा था। जो कोई नौकरी अब इतनी पढ़ाई में नहीं मिलने वाली थी। आखिरकार मैं बड़े परेशान हो गया था। मैं दिन भर घर से गायब रहता, अपने यार दोस्तों के पास जाता, उनसे मदद मांगता कि भाई मुझे कोई ना कोई काम दिलवा दो, भाई मुझे कोई काम दिलवा दो, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्त भी हमारी तरह थे। अब कहाँ से, वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और फिर कुछ हो ही नहीं सका। मैं बड़ा परेशानी में घिरा हुआ था। और मैं जब घर जाता ना, तो जब शाम ढल जाती थी, इसके बाद जो भी मुझे रुखी सुखी मेरी माँ देती थी, और उसी में हम माँ बेटे गुजारा कर लेते थे। रात ख़त्म हो जाती थी, सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता था। मैं सुबह होते ही कुछ मिल गया नाश्ता पानी तो ठीक है, और नहीं तो मैं निकल जाता था। काम की तलाश में भटकता रहता था। मैं अब अपने मामा के घर से काफ़ी दूर दूर, मेरे पास तो पैसे नहीं होते थे, तो मैं पैदल ही चलता था। आखिरकार मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल चुकी थी। वो नौकरी थी चौकीदारी की। मैं मैनेजर से जाके मिला, तब वो मेरी दुर्दशा पर अब सोचने लगा था।
कहने लगा कि देखो मेरे पास में एक जॉब है, हमारे मालिक की एक फैक्ट्री है और वहाँ पर कोई चौकीदार रुकता नहीं है, नाइट की ड्यूटी है, पैसा भी तुम्हें अच्छा खासा दिलवा दूंगा। लेकिन वो पूछा कि तुम कहीं भूत प्रेत से डरते तो नहीं हो। वाकई में उन दिनों में सबसे बड़ा डर भूख की थी, गरीबी की थी। भूख प्यास क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानता था। मैं भूत प्रेत को ज़रूर जानता था, लेकिन जैसी मेरी परिस्थिति बनी थी ना, भूत प्रेत तो दूर की बात हो चुके थे। मैं हाँ भर दिया कि मैं ये नौकरी ज़रूर करूँगा। और जो मैनेजर साहब थे, एजेड थे, 50 के आसपास की उनकी उम्र थी, और वो मुझे समझाने लगे कि बेटा जल्दी मत करो। उस फैक्ट्री के बारे में बताने लगे कि देखो बेटा, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन मैं उस फैक्ट्री के बारे में सुना ज़रूर हूँ। लोग बाग जो भी वहाँ नौकरी करते हैं, नाइट गार्ड की नौकरी करते हैं, वो बताते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो बताते हैं कि वहाँ पर कोई आत्मा भटकती है, कोई औरत की आत्मा है, लड़की की आत्मा है, और वो रात भर उस फैक्ट्री में भटकती रहती है, किसी को ढूंढती है, किसी को तलाश करती है। कोई भी नाइट गार्ड उसको देख लेता है ना, वो डर के मारे नौकरी छोड़ करके भाग जाता है। सब कुछ मैनेजर साहब समझा रहे थे कि तुम जल्दीबाजी मत करो, घर जाओ आराम से, अपनी माँ से, अपने परिवार से पूरा सहमति लो और मन बनाओ, और तब मेरे पास में कल आना। मैं कहने लगा कि साहब आप मुझे नौकरी दे दीजिए ना, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। लेकिन वो मना कर दिया कि नहीं नहीं, आज नहीं, पहले अपने परिवार में जाके बात करो, परिवार इजाज़त देता है और तब मेरे पास में आना, या फिर मैं अपने मालिक से चलकर मिलाऊंगा। आखिर मैं करता क्या, और फिर मैनेजर साहब को बोला ठीक है, मैं कल आऊँगा, मैं अपने परिवार से सहमति प्राप्त कर लूँगा, और मैं ऐसे तो बच्चा तो हो नहीं, मैं नौजवान हूँ। और तब मैनेजर साहब कहने लगे तुम मेरी बात को नहीं समझे, मैं जो बताना चाहता हूँ ना, अपने घर बार में ज़रूर बताओ, ताकि उनको पता लगे। अगर उनको लगता है कि वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो मना कर देंगे। मैं उनको राम राम करके फिर अपने घर लौटता हूँ। पैदल चलते चलते थक जाता हूँ, तब जा कर के रात को 9 बजे के आसपास पहुँचता हूँ। दरवाज़ा बंद हो चुका है, दरवाज़ा खटखटाता हूँ काफ़ी देर तक, तब जाके माँ आती है, दरवाज़ा खोलती है, कहती है विनोद कहाँ थे बेटा, कहाँ थे तुम। मैं तो बड़ा परेशान थी, तुम्हारे मामा को भी बोली तो मामा कहने लगे तुम आजकल बिगड़ चुके हो, तुम ऐसे संगत में हो जो तुम्हें होना नहीं चाहिए। बात क्या है बेटा, कौन से संगत में तुम पड़े हो। माँ की आंखों से आंसू निकल रहा था। अब मैं माँ को उस टाइम दरवाजे पर तो कुछ नहीं बोल सकता था। मैं माँ को बोला कि चलो घर के अंदर में, मैं घर के अंदर में सब कुछ बताता हूँ आपको। मैं कोई बुरे काम में नहीं गया था, ना मेरी ऐसी कोई संगत है, चलो आप घर के अंदर। घर के अंदर पहुँचता हूँ, पहले माँ भोजन देती है, रूखा सूखा रोटी खाता हूँ, पानी पीता हूँ। अब माँ मेरी तरफ देखती रहती है कि तूने बताया नहीं विनोद, तू कहाँ आजकल रहता है और इतनी रात को कहाँ से आ रहा है। और तब मैं माँ को बताना शुरू करता हूँ कि माँ मैं देख रहा हूँ इस घर का माहौल, अब मामा पहले वाली नहीं रहे। जब से मामी आई हैं और तब से मैं बदलाव देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। मैं कब तक झेलूँगा, कब तक अपनी आंखों से देखूँगा। अब मुझे रहा नहीं जाता माँ। मैं नौकरी की तलाश में भटक रहा था, अब मुझे एक नौकरी मिल भी गई है माँ। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही मैं उस नौकरी को पालूँगा, कल ही जाऊँगा और नौकरी पालूँगा। हाँ कुछ टाइम ज़रूर लगेगा, 1 आध महीना ज़रूर लगेगा, और इसके बाद हम इस घर से अब चले जाएंगे, किराए का घर लेंगे और वहीं पर माँ बेटा रहेंगे। मैं अपना जो भी दिल में था सब माँ के सामने रख दिया था। माँ कुछ बोल नहीं रही थी, बड़ी बड़ी आंखें करके अब मुझे घूर रही थी, जैसे उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। माँ को यकीन नहीं आ रहा था, उनकी आंखों से कभी कभी आंसू टपक रहे थे। और तब मैं माँ को बोलता हूँ कि नहीं नहीं माँ, रो मत, जो तुमने दुख झेलना था अब झेल चुकी हो,
अब और नहीं, अब और नहीं, मैं कल से काम पे जा रहा हूँ, अब समझ लो कल से हमारे दुख के दिन ख़त्म हो गए। मैं माँ को बताता नहीं हूँ कि मैं कौन सी नौकरी पे जा रहा हूँ, उस फैक्ट्री में क्या है, क्यों वहाँ के नाइट गार्ड कोई रोक नहीं पाता है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं माँ को बताऊँगा ना तो माँ मुझे तो नौकरी पर जान नहीं देगी। मैं माँ को छिपा लेता हूँ और फिर माँ बेटे हम सो जाते हैं। सुबह उठते ही अब जो भी मुझे नाश्ता पानी मिलता है रुकी सुखी खा करके और पैदल ही चल पड़ता हूँ। 10 बजे के आसपास मैं पहुँचता हूँ उस फैक्ट्री में। मैनेजर साहब अभी आए नहीं थे। आधा घंटा जब बीत जाता है तब मैनेजर साहब की गाड़ी आती है। वो मुझे बाहर ही देख लेते हैं गाड़ी से उतरते हुए। अरे विनोद, अपने परिवार से अब सब कुछ बता दिए? मैंने बोला हाँ, वो तो मैं रात में बता दिया। मेरी तरफ घूर रहे थे जैसे उनको विश्वास नहीं हो रहा। मैं कहने लगा साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अपनी माँ को सब कुछ बता चुका हूँ। अब माँ ने इजाज़त दे दिया है, अब माँ के अलावा मेरी इस दुनिया में कोई है नहीं। मैनेजर साहब शायद मेरे ऊपर तरस खा रहे थे और फिर कहने लगे कि ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो और मालिक साहब लंच के टाइम में यहाँ पर आएंगे और तब मैं उनसे बात करा देता हूँ। वही होता है, लंच के टाइम में मालिक साहब आते हैं, जो फैक्ट्री के मालिक थे, उनके पास कई फैक्ट्रियाँ थी। आते हैं, मैनेजर साहब मिलवाते हैं और तब मालिक मुझे घूरते हैं और कहते हैं कि मैनेजर साहब, आपने इस लड़के को पूरा बात बता दिया ना, आपने बता दिया जो हाँ घटता है? तब मैनेजर साहब कहते हैं हाँ, मैं सब कुछ बता दिया। फिर तो ये दिलेर लड़का है, नहीं तो अगर कोई ऐसा लड़का होता तो भाग जाता है। मेरी तरफ मालिक साहब देखते हैं और फिर वही सवाल पूछते हैं जो मैनेजर साहब ने पहले पूछा था, भाई आपको भूत प्रेत से डर नहीं लगता क्या? मैंने बोला नहीं साहब, मैं कभी भूत प्रेत से डरा नहीं, मैं तो रात बिरात को अब ऐसे ही घूमता रहता हूँ। मालिक साहब बड़ी 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 आंखों से मुझे घूर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर अब ऐसा क्यों है इस लड़के के साथ में। और तब मैनेजर साहब को बोलते ठीक है, नौकरी दे दो इसको, पैसे बता दिए। तब मैनेजर साहब कहते नहीं, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। और जो पैसे बताते हैं ना, मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना पैसा अब उस नौकरी के बदले में कमा सकता हूँ। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, सही कहूँ ना, मैं देखता ही रह गया मैनेजर और मालिक को। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो कोई स्वप्न नहीं था, सब कुछ रियल टाइम में चल रही थी। नौकरी मुझे मिल गई थी। मैनेजर साहब कहने लगे कि बस कुछ देर के बाद मैं उसी फैक्ट्री में चलूँगा, मैं तुम्हें समझा दूँगा, बुझा दूँगा कि तुम्हें करना क्या है। वैसे तो फैक्ट्री दिन में कोई रहता नहीं, वहाँ पर ताला बंद रहता है, लेकिन दिन की बात और अलग है। और उस फैक्ट्री में हमारी मशीनरी, पुरानी मशीनरी है, लोहा है, लंगड़ है, बहुत सारा कीमती सामान है। तो ये गार्ड तो चाहिए ना, रात में कुछ भी हो सकता है, चोर चक्के आ सकते हैं, कुछ भी चुरा सकते हैं। अब इसके बाद मैनेजर साहब मुझे उस फैक्ट्री में ले जाते हैं, ताला खोल के गेट में अंदर ले जाते हैं और वो हर एक कोना, हर एक चीज़ बता देते हैं कि देखो यहाँ पर ये पुरानी मशीनें हैं, ये यहाँ पर लोहे का अंबार है, जो भी सामान है सब मुझे दिखाते हैं। कहते हैं बस तुम ईमानदारी से ड्यूटी करना। अब वैसे मैं विनोद तुमसे एक बात पूछूं? मैंने बोला कि हाँ सर, पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं आप? तब धीरे से बोलते हैं कि विनोद, मैं कभी भूत को नहीं देखा। क्या तुमने सचमुच कभी भूत को देखा है क्या? मैं बोला नहीं साहब, मैं कभी भूत को नहीं देखा। मैं ऐसे ऐसी जगह में रात बिताया हूँ, घूमा हूँ, जहाँ पर लोग बताते हैं कि वहाँ पर भूत प्रेत रात में दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। मैनेजर साहब को इत्मीनान हो गया कि लड़का रुक जाएगा। मैनेजर साहब के मेरे ऊपर विश्वास था। तब चाबी मुझे पकड़ा देते हैं और कहते हैं 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे की तुम्हारी ड्यूटी है, इसीलिए मैं इतना सारा पैसा तुम्हें दिलवा दिया हूँ। खुश हो ना? अब तो हंस दो। वाकई में मैनेजर साहब जैसे बोले ना, अब मेरी हंसी निकल गई थी। वाकई में मैनेजर साहब जैसे लग रहे थे ना,
कि कोई और नहीं, अपने परिवार का सदस्य है, जैसे अपने अभिभावक हैं, अपने गार्जियन हैं, जैसा वो व्यवहार मेरे साथ में कर रहे थे। हाँ, तब वो जाने लगे। फिर रुकते हैं, अपने कार में बैठने से पहले हाँ मेरे को आवाज़ देते हैं, विनोद विनोद सुनो इधर। मैं दौड़ता हूँ, उनके कार के पास जाता हूँ। हाँ, कहता हूँ जी सर बताएं। अपना बटुआ खोलते हैं, हाँ उसमें से कुछ नोट निकालते हैं, हम मुझे पकड़ा देते हैं। विनोद ये रख लो, जब तुम्हारी पहली सैलरी आएगी ना तो मैं काट लूँगा, ठीक है ना, चलेगा ना, अब तो खुश हो ना। मैं बहुत खुश था। आखिरकार कार में बैठते हैं और कार निकल जाती है। सही कहूँ ना कि मैं इतना खुश था उस पैसे को जो एडवांस के रूप में मुझे मिला था, देख करके मैं तो फूले नहीं समार रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे पैरों में पंख लग जाए और मैं उड़ते हुए अपने माँ के पास पहुँचूँ और माँ के हाथों में वो पैसा पकड़ा दूँ कि माँ ये ले, अब तेरे दुख के दिन अब दूर हो चुके हैं, अब तुझे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, अब भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन मेरे पंख थे वो तो थे नहीं, पैर थे। अब फिर मैं कोई सवारी नहीं लेता हूँ, मैं उस नोट को हिफाजत से रख करके और पैदल ही चलते लंबा रास्ता तय करके और मैं अपने घर पहुँचता हूँ। घर पहुँचता हूँ तो अंधेरा होने जा रहा था। दरवाज़ा खुला था, अंदर चला जाता हूँ। मेरी माँ से मेरी मामी बहस कर रही थी कि तुम किसी काम का नहीं हो, ना तो तुम सही ढंग से खाना बना सकती हो, ना बर्तन का सफाई कर सकती हो, ना कपड़ा लत्ता साफ करती हो। मुझे दोबारा काम करना पड़ता है। तुम तो मेरे परिवार के ऊपर में अब एक बोझ की तरह हो। मैं अपने कानों से सब कुछ सुना था, अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया मामा की वजह से। मुझे लगने लगा कि बस कुछ दिन और, महीना डेढ़ महीना, इसके बाद तो हम इस घर को छोड़ ही देंगे। मैं पहुंचता हूं तो मामी चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। मैं माँ को इशारा करता हूं कि माँ चलो घर के अंदर में। माँ को आंखों में आंसू देखता हूं, आंखें सूजी हुई है, लाल लाल दिखाई पड़ रही है। वो काफ़ी देर से जैसे रोती रही हो, मुझे ऐसा ही महसूस होता है उस टाइम में। मैं माँ को समझाता हूँ कमरे में ले जा कर के कि माँ रो मत, कुछ दिनों की बात है, जो भी हो रहा है हम झेल लेते हैं, तुम खुश हो जाओ। माँ मेरी तरफ देखती है कि क्या मतलब, क्यों खुश हो जाऊँ, अभी भी आंखों से आंसू जैसे टपक रहा है। तब मैं माँ को कहता हूँ कि आंसू तो पोंछ लो माँ, और ये पकड़ो। वो करारे करारे नोट को मैं माँ के आंचल में डाल देता हूँ। माँ जब पैसे को देखती है तो मेरी तरफ अब घूर के देखने लगती है। कहाँ से लाया पैसा, ये कहाँ से लाया? मैं बोला कि माँ ये मेरी नौकरी का एडवांस है। माँ कभी मेरी तरफ देख रही है और कभी उन रुपए को, जैसे विश्वास नहीं कर रही हो कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। जब मैं माँ को समझाता हूँ कि माँ ये गलत काम के पैसे नहीं हैं, ना मैं कोई गलत काम करता हूँ, जो भी ये देख रही हूँ नोट, ये मेरा अब एक सैलरी का हिस्सा है, एडवांस है। अब ये पैसा जो मैं आज लेके आया हूँ ना, जब मेरी सैलरी मिलेगी बहुत सारी नोट मिलेंगे, उनमें से मैं मैनेजर साहब का ये रुपया वापस कर दूँगा। माँ को जैसे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे पकड़ करके चूमने लगी, चाटने लगी। अरे तू इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है, जैसे माँ को विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, मैं तो क्या कहूँ, उस वक्त में मेरे पास में कोई शब्द नहीं है कि मैं बता सकूँ उस लम्हा को, जो मैंने उस लम्हा को महसूस किया था। माँ खुशी के आंसू अब आंखों से निकाल रही थी, मुझे चूम रही थी कि तू वाकई में इतना बड़ा हो चुका है विनोद। तब मैं माँ को समझाता हूँ कि माँ अब हमारे दुख के दिन अब दूर हो चुके हैं, अब चिंता मत करो, जो होगा मैं सब कुछ देख लूँगा। माँ को तब इत्मीनान आता है, कहती है कि ठीक है, खाना खा ले और चल सो। मैं कहता हूँ कि माँ मुझे 8 बजे ड्यूटी पर निकलना है, मैं सोने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे अगर कुछ बना है तो खिला दो, नहीं तो मैं ऐसा ही निकल जाता हूँ। माँ को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अभी भी ड्यूटी पर निकल रहा हूँ। मैं अपने कपड़े पहनता हूँ और इसके बाद में माँ जो भी मेरे सामने लाती है
अब बड़े इत्मीनान से उसको भोजन करता हूँ। अब फिर माँ को प्रणाम करके अब फिर मैं अब अपने रास्ते पर निकल जाता हूँ। कुछ पैसे माँ से मैं खुले लेके आया था। अब फिर मैं सवारी पकड़ता हूँ, पैदल नहीं जाता हूँ क्योंकि पैदल जाने में लंबा रास्ता था, लेट भी हो सकता था। चाबी मेरे पास में थी और 8 बजे से पहले पहले मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। उस फैक्ट्री का ताला खोलता हूँ और कुछ लाइटें मैं जला देता हूँ। अब फिर इत्मीनान से पूरा चक्कर काट करके और गेट पर बैठ जाता हूँ। अब बिल्कुल शांत माहौल था वहाँ पर। आसपास में अब कुछ दूरी पर फैक्ट्री भी थी जो रात में चलती भी थी। जब रोशनी जला देता हूँ ना, तो वहाँ के जो कर्मचारी वगैरह थे, जो गार्ड वगैरह थे, उनको लगा कि कोई बकरा इस फैक्ट्री में फिर फंस चुका है, ज़रूर इसके साथ में कोई ना कोई खेल होगा। कई लोग अब ऐसे ही अब टोह लेने के लिए हमारे पास आ जाते हैं, पूछते हैं कि नया चौकीदार हो इस फैक्ट्री का। मैं बताता हूँ कि हाँ भाई, मैं आज ही से ज्वाइन किया हूँ, या अब यहाँ पर मैं नाइट का चौकीदार हूँ। हाँ, तब कितने दिन रुकोगे? मैं जानता था कि ये सब ऐसे सवाल पूछेंगे। मैंने कहा कि जब तक ईश्वर चाहेंगे मैं इस जगह से हिलूंगा नहीं। मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास है, मैं उन पर यकीन करता हूँ और उन्हीं के भरोसे चलता हूँ। जब तक वो मुझे यहाँ पर रखना चाहेंगे मैं बिल्कुल रहूँगा, कोई मुझे हटा नहीं पाएगा। आपस में वो खुसर फुसर करते हुए जैसे मेरी बात को उनको बुरा लगा हो। मैं कुछ ऐसे ही अंदाज में बोला था और वो लोग चले गए। भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो कुछ बताने आए थे लेकिन तुम तो हमारी बात सुन के राजी नहीं हो। अब क्या बताएंगे, मुझे तो सब मैनेजर साहब ने बता दिया था। अब ऐसा कुछ था ही नहीं मुझे जानने के लिए। मुझे पता था कि इस फैक्ट्री में कोई लड़की का आत्मा रात के टाइम दिखाई देती है, जैसा मैनेजर साहब ने बताया था। मुझे अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास था। अब मैं जानता था कि अगर मैं उस लड़की के कुछ बुरा नहीं करूँगा तो भी मेरे साथ में कुछ बुरा नहीं करेगी। मैं ये भी जानता था कि अगर मैं डरूँगा तो लड़की की आत्मा मुझे ज़रूर डराएगी। मैं हिम्मत रखूँगा, बिल्कुल डरूँगा नहीं। मैं जो सुना था अपने यार दोस्तों से, बड़े बुज़ुर्गों से अपने गांव में, मैं सब कुछ अमल में लाना चाहता था। बड़े बुज़ुर्ग बताते थे कि अगर तुम प्रेत आत्मा को सामने देख लेना तो भागना मत, खड़ा हो जाना, उसकी आंखों में आंखें डाल करके रखना, उसको एहसास कराना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। वो आत्मा खुद पीछे लौट जाएगी। उसको लगेगा कि अरे मैं तो इसको डराने आई थी, इसको नुकसान पहुँचाने आई थी, अभी तो डर नहीं रहा है। ऐसे किसी बुजुर्ग ने मुझे बताया था। अब कहाँ तक उनकी बात सच थी या झूठ थी मैं जाना नहीं था। अब वो बात जानने का समय आ चुका था। रात गहराती जा रही थी। पहले 10 बजा। भूख तो थोड़ा लग रही थी लेकिन मेरे पास में खाने का उस टाइम कुछ भी नहीं था। पास में दूसरी फैक्ट्री के आगे कुछ दुकानें थी पटरी पर लगी हुई। वो रात के 11 बजे तक खुली रहती थी। जब नाइट ड्यूटी वाले अब वो लंच करने के लिए निकलते थे, चाय पानी पीते थे, कुछ खाना वाना भी खाते थे। मैं देख लिया था वो दुकान खुली हुई थी। अब मैं वहाँ से जाकर अब कुछ पैसे मैं खर्च करता हूँ और वहाँ से अपने लिए खाना अब पैक करा के लाता हूँ। मैं सोचा कि अभी नहीं, 12 बजे के आसपास खाऊंगा। अब सारी रात तो जागना है। अब मैं ईमानदारी से नौकरी करना चाहता था। मैं सोने के लिए इस फैक्ट्री में नहीं आया था। मैं पूरी ईमानदारी से सारी रात जाग करके नौकरी करने वाला था। हाँ, वही मैं करता हूँ। खाना ले आकर के रख देता हूँ और मुझे भूख लगेगी, मुझे अंदाज़ा तो ज़रूर था। भूख लगी हुई थी लेकिन इतनी तेज़ नहीं थी। मैं 12 जब बज गया रात का ना, तब मुझे एहसास हुआ कि अब खाना खा लेना चाहिए। तब तक मैं उस फैक्ट्री में ऐसा कुछ चीज़ देखा ही नहीं था। अब ज़रा भी कोई शोर शराबा, कुछ ऐसी चीज़ें, आवाज़ें मुझे सुनाई नहीं दी थी। हर तरफ शांत माहौल था। जो मैंने लाइटें ऑन कर रखी थी वैसे की वैसे जल रही थी। मतलब डरावनी चीज़ से मुझे अभी तक कोई वास्ता पड़ा ही नहीं था। हाँ, मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा था कि हे भगवान, ऐसी डरावनी चीज़ें मेरे सामने कभी मत लाना। इसके बाद मैं भोजन करने के लिए बैठ जाता हूँ। इत्मीनान से भोजन करता हूँ।
बहुत दिनों के बाद मनपसंद की भोजन मैं लेके आया था खरीद करके, स्वादिष्ट भोजन मज़े लेकर के अब खाना शुरू करता हूँ। मैं तो रूखी सूखी रोटी खा करके अब भोजन का स्वाद भी भूल चुका था कि कैसी टेस्टी खाना होता है। लेकिन जब आज मैं खाता हूँ ना, तब मुझे एहसास होता है कि हाँ, ये होता है भोजन, इसमें स्वाद भी है, इसमें मेरा जो भूख भी है वो भी सही लग रहा है, स्वाद भी आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है और पेट भी भर रहा है। आधा खाना खा चुका था। हाँ, तभी जो लाइटें जल रही थी, जो मैं जला चुका था फैक्ट्री के बाउंड्री के अंदर में, वो लाइटें रिम झिम कुछ ऐसी फ्लक्चुएशन सी करने लगी। मुझे लगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, बिजली कभी शॉर्ट सर्किट होती है। मामा के घर में कभी कभी ऐसा होता था, कोई ना कोई तार लूज हो जाता था। मुझे लगा कि स्विच में कोई ख़राबी आ गई हो, तार वार लूज हो गया हो। हम उस स्विच बोर्ड को ठोक देते थे ना, तो जो फ्लक्चुएशन होता था लाइट में ना, वो बंद हो जाता था। मुझे लगा कि स्विच में ख़राबी है, चल के अभी ठोक देते हैं। और मैं खाना छोड़ता नहीं हूँ, खाना मैं खाते जा रहा हूँ, लेकिन मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि लाइट ऐसे ही सही होगा। कुछ देर ऐसे ही लाइट फ्लक्चुएशन करती रहती है, फिर एकाएक बुझ जाती है। बुझती है ना, तो पूरी जो फैक्ट्री की लाइट होता है ना, जैसे कि पूरा अंधेरा हो जाता है। तब तक मैं खाना खा चुका था, पानी पी रहा था, बोतल की पानी थी, पानी को पी रहा था। अचानक ऐसा लगा ना, जैसे मेरे पानी की बोतल पर किसी ने अपना हाथ मारा हो, जोर से, जैसे किसी ने हाथ से मेरे पानी को दूर झटक दिया हो। मेरे मुंह में बोतल लगा हुआ पानी पी रहा हूँ, और एक झटके से पानी और बोतल अब ज़मीन पर गिर जाता है। अंधेरा उस टाइम में था। मैं अपने आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा हूँ, बड़ी बड़ी आंखें करके अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ में किसने किया होगा, कौन है। लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। मेरे पास में उस दिन मेरे पास में टॉर्च भी नहीं थी, और मैं अंधेरे में हूँ। लेकिन मैं अंधेरे में नौजवान था। कुछ देर देखता हूँ, और वो स्विच जो बोर्ड था, मुझे अब नज़र आ जाता है। मैं दौड़ करके स्विच बोर्ड के पास पहुँचता हूँ और उसको ठोकने लगता हूँ कि ठोकने से अब बिजली लौट आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं काफ़ी देर तक ठोकता रहता हूँ, लेकिन वो बिजली आती नहीं है, ना बल्ब जलते हैं, ना रोशनी होती है। हाँ, उसी वक्त ऐसा लग रहा है कि मेरे बगल में कोई खड़ा हो और गहरी गहरी सांसें ऐसा ले रहा हो। सही कहो ना, एक वक्त में मेरे शरीर में झुरझुरी आ चुकी थी। डर का जो एहसास जो होता है ना, पहली बार मुझे हो चुका था। मुझे लगा कि जो मैनेजर साहब ने बताया था, कहीं वही तो बात नहीं है। ये वही लड़की तो नहीं है जो प्रेतात्मा बनी हुई इस फैक्ट्री में किसी को रहने नहीं देती। इसकी वजह से ही शायद ये फैक्ट्री बंद हुई पड़ी है। मैं सब कुछ एक मिनट में सोच लेता हूँ कि ज़रूर यही लड़की हो सकती है, उसी की आत्मा हो सकती है। ये आत्मा मुझे भी भगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं भगने वाले में से नहीं हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से नौकरी मिला था, वो भी ज़्यादा पैसे वाली। मैं इस नौकरी को छोड़ने वाला नहीं था। मैं डरा था ज़रूर, एक मिनट के लिए शरीर में झुरझुरी आ गया था, लेकिन मैं अपने डर को भगा देता हूँ और मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ कि देखो, जो भी तुम हो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। चाहे तुम मेरे साथ में कुछ भी करने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं तुमसे डरूंगा नहीं। चाहे तुम कुछ भी करो इस जगह पर, और मैं यहाँ से भागने वाले में से नहीं हूँ। मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, और अचानक लाइट आ जाती है। लाइट आ जाती है ना, मुझे एक परछाई सी उस जगह पर दरवाजे के पास जल्दी से जाती हुई दिखी। परछाई जैसे सफ़ेद थी, ऐसा मुझे एहसास हुआ, और वो जल्दी से मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। तब मुझे एहसास हुआ कि उसी लड़की की ये आत्मा होगी। शायद मेरी परीक्षा लेना चाहती है, मुझे डरा करके कि मैं भाग जाऊं, जैसे उसकी फैक्ट्री उसी ने खरीद रखी है। मैं नौकरी करने आया था। ये जो नौकरी थी ना,
मैं इसको छोड़ना भी नहीं चाहता था। इतना पैसा मुझे कहीं बाहर मैं कोई सा भी काम करूँ ना तो मुझे मिलने वाला नहीं था। हाँ, मैं मन ही मन प्रतिज्ञा कर चुका था, चाहे कुछ भी लड़की मुझे करना चाहे, आकर खड़ी भी हो जाए ना सामने, तभी नहीं डरूंगा। इसके बाद कुछ देर तक माहौल शांत रहता है, बिल्कुल सुनसान हो जाती है जगह, कुछ भी अब शोर शराबा नहीं होता है, ना वो बिजली के बल्ब अब फ्लिकरिंग करते हैं, सब लाइट जल रही है। जितना मैं जलाया था, जितना मुझे ज़रूरत थी, सब कुछ जल रहा है। जब लग जाता है ना मुझे कि हाँ अब सब ठीक है, शायद उस लड़की को मालूम हो चुका है कि मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ, और तब मैं इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद में मैं सोने की तैयारी नहीं कर रहा था, मैं तो सारी रात जागने वाला इंसान था। हाँ, ये नौकरी मैं ऐसा ही करने वाला था, मैं रात भर जाग करके इस नौकरी को करने वाला था। मैं ईमानदार व्यक्ति था, मैं ऐसा नहीं था कि मैं पैसा ले लूँ और यहाँ आकर के आराम से सो जाऊँ। कुछ ही देर मुझे कुर्सी पर बैठे हुए हुआ, अचानक लगने लगा कि मेरी पलकें भारी हो रही है, मुझे नींद आ रही है। मैं अपने नींद को भगाने की कोशिश करता हूँ, कुर्सी से उठता हूँ, पानी से अब फुहारे मारता हूँ अपनी आँखों पर कि नींद मेरे से दूर हो जाए। हाँ, कई बार ऐसा होता है, और फिर मैं अपने कुर्सी पर आके बैठ जाता हूँ। हाँ, जैसे ही बैठता हूँ ना, कुछ देर के बाद फिर वही कंडीशन मेरे साथ में होने लगती है, नींद की खुमारी आने लगती है, अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, और उसी कुर्सी पर मैं बैठे बैठे अब सो जाता हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं सपनों की दुनिया में अब खो जाता हूँ। मैं उसी फैक्ट्री में हूँ, लेकिन स्वप्न में। मैं फैक्ट्री को बीचों बीच में खड़ा, एक लैंप पोस्ट के पास में खड़ा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ सपने में कि वहाँ पर मैं अकेले नहीं हूँ। सामने में एक सफ़ेद कपड़े में एक लड़की खुले बाल वाली नज़र आ रही है, जिसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं, मेरी तरफ घूर रही है। रोशनी वहाँ जल रही है, रात का माहौल है। और जब मैं उस लड़की को देखता हूँ ना, तो मैं डरता नहीं हूँ। मैं उससे पूछता हूँ, अरे तुम कौन हो? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, तुम इस फैक्ट्री में कर क्या रही हो? लड़की मेरी बात को सुनती है और फिर मेरे पास में आ जाती है। मैं जहाँ लैंप पोस्ट के पास में खड़ा हूँ वहाँ पर आ जाती है, मेरे नज़दीक पहुँचती है, और मेरे को देखने लगती है घूर करके। मैं अपना सवाल दोहराता हूँ कि देखो, मैं इस फैक्ट्री का चौकीदार हूँ, और तुम हो कौन? तुम इस फैक्ट्री में कर क्या रही हो? तुम्हें तो इस फैक्ट्री में होना नहीं चाहिए। मैं नाइट गार्ड हूँ, और तुम जितना जल्दी हो सके इस फैक्ट्री से बाहर निकल जाओ। और तब वो अपना रंग बदलती है, रूप बदलती है, मुझे डराने की कोशिश करती है। उसकी आंखें लाल लाल हो जाती है कि मैं डर जाऊँगा। मैं देखता हूँ, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ कि तुम्हारी अब आंखों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ मैं तुम्हें देख करके डर के भाग जाऊँ। मैं सपने में उसको ललकार रहा हूँ। हाँ, तब वो दूसरा रूप धारण करती है, बहुत ही सुंदर रूप में अब मुझे नज़र आती है। कपड़े लते बड़ा अच्छे उसके अब दिखाई दे रहे हैं, खुले हुए बाल, और उसके जिस्म से खुशबू भी उठ रही है। बड़ी बड़ी उसकी कजरारी आंखें अब मुझे दिखाई देती है। मेरे पास में खड़े होकर के कहती है कि कैसी लग रही हो? मैं देखता हूँ उसको और कहता हूँ कि हाँ, आप खूबसूरत लग रही हो, लेकिन आप यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ पर नौकरी करने आया हूँ। मैं सपने में सब कुछ अब उससे वार्तालाप कर रहा हूँ, सपने में हूँ, अभी रियल टाइम में मैं लौटा नहीं हूँ। हाँ, तब वो कहती है कि नहीं, मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अपना नाम बताता हूँ, और तब वो मेरा नाम लेकर के अब पुकारती है कि सुनो, मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। सही कहूँ ना, मैं उस लड़की को देख करके हंसने लगता हूँ, और कहने लगा कि नहीं, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। तुम्हारे पास में अभी वक्त है, और तुम इस फैक्ट्री को छोड़ करके निकल जाओ, नहीं तो मैं कल जा कर के अपने मालिक से, अपने मैनेजर से कंप्लेंट करूँगा, और फिर तुम्हें वो निकाल फेंकेंगे। सपने की दुनिया में था, मैं वार्तालाप कर रहा था, और सपना तो अजीबोगरीब होता है, वही सब मेरे साथ में हो रहा है। लेकिन लड़की मानती नहीं है, मेरे से ज़बरदस्ती प्यार करने की कोशिश करती है, मेरा बदन को छूती है, और मैं उससे बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं बच नहीं पाता हूँ। मेरे हाथ पकड़े कहती है कि चलो,
हम बैठ करके कब तक खड़े रहेंगे, आराम से बात करते हैं। अब मैं उसके बहकावे में आ जाता हूँ, सपने में होता हूँ ना। अब उसकी सपने में उसकी मर्जी चल रही है, मेरी मर्जी नहीं। मैं उसके साथ चल देता हूँ। उसी फैक्ट्री के अंदर में जहाँ पर मैनेजर लिखा हुआ था, उस कमरे को खोल देती है। जैसे वो उसके पास में सब कुछ अधिकार इसका है। कमरे में रोशनी है, वहाँ पर बड़ा सा सोफ़ा लगा हुआ है, कुर्सी लगी हुई है, सब कुछ वैसे के वैसे है। और सोफ़े में मुझे अब बिठाती है, खुद बैठ जाती है, मेरे से लिपट जाती है, मुझसे प्यार करने की कोशिश करती है। अब मैं उससे बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं बच नहीं पाता हूँ। मैं उसको चिल्लाता हूँ, बोलता हूँ कि आप मुझसे दूर रहो, लेकिन जितना मैं बोलता हूँ ना, वो मेरी बाहों में, अपने बाहों में मुझे भरने लगती है। मुझे एक पल ऐसा लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊँगा। और तब मेरी जो आँख है ना, वो खुल जाती है। जैसे आँख खुलती है ना, मैं उसी कमरे में, उस मैनेजर का कमरा में दिन में देखा था, मैनेजर साहब ने दिखाया था सब कुछ, एक एक चीज़। मैं अपने जब क्वार्टर रूम से, जैसे गार्ड का रूम होता है, वहाँ से मैं चल कर के कैसे इस रूम में आ चुका हूँ। लेकिन मैं अकेले नहीं हूँ। मैं देख रहा हूँ आंखें खोलने के बाद में कि वही लड़की उसी वेशभूषा में अब मेरे बगल में अब बैठी हुई है, मुझे देख रही है, मुस्कुरा रही है। अब फिर कह रही है कि बताओ कैसा लगा मेरा प्यार, अभी तुम मुझे भगाओगे यहाँ से, क्या मुझे रहने नहीं दोगे? मैं अब सही कहूँ ना कि मैं अंदर से बहुत डर चुका था। मुझे लगने लगा कि मैं अब यहाँ पर रुक नहीं पाऊँगा। लोग बाग सही कहते थे कि इस फैक्ट्री में एक लड़की की आत्मा है और वो आत्मा किसी को रुकने नहीं देती है। वही मेरे साथ में हो रहा था। अंदर से मैं खौफ में भरा हुआ था। मुझे लगा कि यह लड़की मेरे साथ में अब क्या करेगी, क्या मेरे साथ में कोई नया खेल खेलेगी, क्या मुझे तकलीफ़ देगी, क्या मुझे मारेगी, कुछ बुरा तो नहीं करेगी। मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं उस लड़की के सामने डरा हुआ देखना नहीं चाहता था। जैसा मेरे वो गांव के बुजुर्ग ने बताया था कि देखो, कोई भी प्रेतात्मा अगर तुम्हें सामने दिखता है तो उसकी आंखों में आंखें डाल कर रखो, उसको जताओ कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। अब फिर मैं वैसा ही करने लगा। मैं भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको घूर करके देखने लगा। और वो लड़की मुझे देख करके मुस्कुराई जा रही थी। कहने लगी, अरे छोड़ो भी, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। अब तो हम दोनों प्रेमी हो चुके हैं, अब डर किस बात का? मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं नहीं, हम प्रेमी नहीं हैं। तुम एक आत्मा हो और मैं एक मनुष्य हूँ। आत्मा प्रेम और मनुष्य में कभी प्रेम नहीं होता है। अब एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। तुम्हें तो इस फैक्ट्री को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। मैं अब यही चाहता हूँ, मेरी मन की इच्छा है कि तुम इस जगह को छोड़ करके चली जाओ और दोबारा तुम इस फैक्ट्री में मत आना। लड़की हंसने लगती है और कहती है, ये तुम्हारी इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकती। और तुम्हें इतराज़ क्या है? मैं तुम्हारे साथ में रहूँगी, जब तुम रहोगे मैं तुम्हारे साथ में रहूँगी, मैं तुमसे प्रेम करूँगी, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी ला के दूँगी। सब कुछ बोल रही थी और मेरे बगल में बैठी हुई। मुझे एहसास तक नहीं उस टाइम हो रहा था कि ये कोई आत्मा है, कोई प्रेत आत्मा है। सचमुच एक लड़की की तरह, जीवित लड़की की तरह मुझे दिखाई दे रही थी। अब मेरे बगल में बैठी हुई, अब मैं उसकी एहसास भी कर रहा था। अब मैं ऐसा पल भी आया कि जो मेरे और नज़दीक आ रही थी। अब मैं अपने होशो हवास में था, अब जगा हुआ था, मैं सपने से लौट आया था। तब मैं उसको ढकेलने लगा तो मुझे उसकी एहसास भी हुआ कि सही में ये तो जिंदा लड़की की तरह है। मुझे यकीन नहीं होने लगा। तब वो कहने लगे कि तुम आज नहीं समझ पाओगे, जब मेरे प्यार को समझोगे तब तुम्हें मुझे लगेगा कि तुम्हें अब मेरी ज़रूरत है। अब जाओ गार्ड साहब, अपनी ड्यूटी करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जब तुम्हें मुझे ज़रूरत पड़ी तो तुम मुझे बुला लेना। सही कहूँ ना कि उस टाइम मैं मैनेजर के कमरे से निकल के भागता हूँ। मुझे लगा कि अब इस फैक्ट्री को छोड़ देना चाहिए। ये तो वाकई में प्रेतात्मा का घर है। मैं एक प्रेतात्मा लड़की के साथ रात गुजार चुका था। अभी उसकी इच्छा अब लग रहा था कि दोबारा से जाग चुकी है। अब मैं फिर इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था, डर गया था।
पहला पहला ये मेरा अनुभव था। हाँ, मैं अपने केबिन में लौटता हूँ। अब सोचता हूँ कि क्या करूँ, इसी टाइम निकल जाऊँ, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ मुझे याद आती है। अब मैं मामा के घर जो हो रहा था, अब मैं उसको दोबारा अब ऐसा होने नहीं देना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं जल्दी से जल्दी पैसे कमाऊं और मुझे जो पहली सैलरी मिले, मैं अपनी माँ को लेके किराए घर में चला जाऊं। मैं मामा के घर में रुकना नहीं चाहता था। मैं अपने डर को निकाल फेंका और फिर कुर्सी पर आराम से बैठ जाता हूँ। और उसके बाद में लड़की मेरे पास नहीं आती है। सुबह हो जाता है। अब बड़े इत्मीनान से फिर मैं एक राउंड लेता हूँ। उस मैनेजर के कमरे में जाता हूँ। मैनेजर का कमरा बाहर से बंद मिलता है। कमरा खोलता हूँ, मैं देखता हूँ तो हर जगह तो गंदगी है, लेकिन वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर सफाई है। कमरा में बंद करके मैं डरता नहीं हूँ। अब तो जो होना था मेरे साथ में हो चुका था, और मैं डरूँ किसके लिए? अगर मैं डरूँगा तो ये नौकरी मेरे हाथ से जाएगी। अब इतना सारा जो पैसा मुझे मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। मैं करूँ तो क्या करूँ? डर निकाल फेंकता हूँ। और मैं सोचा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस मैं नौकरी को छोड़ूंगा नहीं। फिर मैं, अब जो वक्त हो गया 8 बज गया सुबह का, तो मैं इत्मीनान से बाहर निकलता हूँ और ताला बंद करता हूँ। और तब आसपास के फैक्ट्री वाले जो वर्कर थे, चाय वाय पीने के लिए आए थे, मुझे देखते हैं, मेरे पास में आते हैं जानकारी लेने के लिए कि क्या मैं रात को भूत प्रेत को देखा, उस लड़की को देखा। मैं जानता था कि यही सवाल पूछेंगे। आते भी हैं और मुझसे पूछते भी हैं, लेकिन मैं मना कर देता हूँ कि नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ भूत प्रेत नहीं देखा। और तब वो लोग चले जाते हैं। मैं अपने घर पहुँचता हूँ, माँ को भी कुछ नहीं बताता हूँ, और बड़े इत्मीनान से, अब रात भर जगा था, अब कुछ खाना पीना जो रुकी सूखी मिलती है, इसके बाद मैं सो जाता हूँ। फिर रात होती है, घर से सूखी रोटी वोटी खा करके मैं निकलता हूँ और ड्यूटी पे पहुँच जाता हूँ। दूसरी रात होती है। अब रात के टाइम वैसे ही भूख लगती है। मैं खाना लेके अब बाहर से आता हूँ। डरता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल डरना छोड़ दिया था। मुझे लगा कि लड़की मेरे साथ में खेल खेल रही है, उसका दिल भर जाएगा और फिर वो मुझे छोड़ देगी। और आज तो बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आएगी भी ना तो मैं उसको समझा बुझा करके अब मैं उसको वापस कर दूँगा। खाना पैक करा के लाता हूँ। वहाँ भी कुछ लोग मुझे देखते हैं, पूछते हैं कि आप नई वाली फैक्ट्री में आए हो, नाइट गार्ड की नौकरी कर रहे हो? मैं बताता हूँ कि हाँ, मैं नाइट गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। आपको डर नहीं लगता है? मैंने बोला नहीं भाई, डर किससे? जब मैं वहाँ पर कोई भूत प्रेत देखा नहीं तो डर किससे? मैं तो डरता ही नहीं। मैं आ जाता हूँ उनको समझा बुझा करके। उनको लगता है कि इत्मीनान हुआ नहीं है मेरी बातों से। मैं 12 बजे के आसपास अपने केबिन में, लाइटें सब तो जल रही थी जैसा वो कल की रात में जलाया था, और मैं खाना खाने बैठ जाता हूँ। लाइटें वैसे ही लुप करने लगती है। हाँ, तब मुझे अंदाज़ा लग चुका है कि शायद उस लड़की का अब जाग चुकी है, अब उसके अब आने का टाइम हो चुका है। लेकिन मैं भोजन छोड़ के उठता नहीं। कुछ ही देर के बाद में वो लाइटें बिल्कुल सही हो जाती है। हाँ, तब मुझे किसी कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसे मेरे केबिन की तरफ में अंदर से, फैक्ट्री के अंदर से कोई आ रहा हो। मैं खाना रोक देता हूँ, सांसें रोक करके आवाज़ को सुनता हूँ कि कौन हो सकता है। जब केबिन के दरवाजे पर आती है ना वही लड़की, बिल्कुल सजी सवरी रूप में, जिसको कोई भी देखे ना इतनी सुंदर लड़की को तो अपना दिल दे बैठे। एक झटके में मेरे पास में आके बैठ जाती है। क्या खा रहे हो? मुझे क्यों नहीं बुलाया? ये तो बड़ा स्वादिष्ट सुगंध लग रहा है, क्या मुझे खाने के लिए नहीं बोलोगे? सही कहूँ ना तो मैं उससे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता था। मैं तो अब जान चुका था कि वो प्रेत आत्मा है। मुझसे उससे कैसा रिश्ता रखना अब पसंद नहीं था। लेकिन उस टाइम मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। वो मेरे बगल में बैठ जाती है, जो भी खाना है और वो बिना कहे हुए उठा करके भोजन करने लगती है। कहती है ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, ऐसा खाना तो मैं बहुत दिनों के बाद खा रही हूँ। मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, आधा खाना मेरी चट कर जाती है। फिर कहती अरे तुम भी तो खाओ। तब मुझे खाना पड़ता है, भूख तो लगी होती है, खाना खाता हूँ। मैं उस लड़की की तरफ बार बार देख रहा हूँ, वो जैसे मुझे देख करके मुस्कुरा रही हो,
जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो कि मैं एक मनुष्य हूँ और वो एक आत्मा है। ऐसा अब बिहेव कर रही थी जैसे वो आत्मा ना हो करके हाड़ मांस की बनी हुई लड़की हो, मेरी प्रेमिका हो, ऐसा बिहेव कर रही थी। मैं भोजन कर लिया। अब इसके बाद कहती चलो अब हम घूम के आते हैं। तब मैं उसको समझाता हूँ कि देखो मुझसे दूर रहा करो, मैं ऐसा करने वाला नहीं जैसे तुमने रात में मेरे साथ में किया है। तब वो हंसने लगती है, कहने लगी नहीं नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ में, जब तक तुम्हारी इच्छा ना हो। चलो अब फैक्ट्री का राउंड लगा ही लेते हैं, देख लेते हैं कि कोई चोर उचक्का तो किधर से आ नहीं रहा है। सही कहूँ ना कि उससे मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि लड़की सामान्य सी है, ये आत्मा तो हो ही नहीं सकती है। मेरी उससे दोस्ती हो चुकी थी। उसी रात में मैं उसके साथ घूमता था, बातचीत करता था। अब फिर सुबह होते ही अब मैं अपने गेट में ताला बंद करता था, चाबी लेकर के सीधा अपने घर में। पूरा महीना निकल जाता है। तब मैं सैलरी के टाइम मैं पहुंचता हूं। और उसके बाद में उस लड़की ने मेरे साथ में कोई गलत व्यवहार नहीं किया, ना मुझे विवश किया कि चलो उस मैनेजर के कमरे में वहाँ चल के आराम करते हैं। और वो मेरे साथ में ऐसा कोई खेल भी नहीं खेली थी। मैं उसको बोल दिया था कि तुम अपने काम में मस्त रहो, अब मुझे अपना काम करने दो, ना मैं तुम्हें तंग करूँगा ना मुझे तंग करना। एक तरह से हमारी उसकी संधि हो चुकी थी। मैं उसके कोई काम में अड़चन नहीं डालूँगा, ना वो मेरे काम में कोई अड़चन डालेगी। लेकिन दोस्त थी, दोस्त बन चुकी थी। अभी भी वो चाहती थी कि मैं उससे नज़दीकियाँ बढ़ाऊँ, मैं उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करूँ। अब मैं कई बार ऐसा करता भी था। अब मन बहलाने का कोई साधन तो था नहीं। अब कुर्सी पर बैठूँ तो नींद आने लगती थी। महीना कब बीत गया उसके साथ में मुझे पता ही नहीं चला। बाकी में जब मैं चाय की दुकान पर सुबह में जाता था चाय पीने के लिए, सुबह 6 बजे के आसपास में, तब चाय का दुकान वाले मुझसे कई तरह का सवाल पूछता था कि बाबू सही सही बताओ, क्या उस फैक्ट्री में कोई लड़की की आत्मा है? जो मैंने सुना है तुमसे पहले जो गार्ड यहाँ पर काम करता था वो मेरे पास आया था और मुझे बताया था रात के टाइम भाग कर के आ गया था 12 बजे के आसपास में। उस टाइम मैं अपना दुकान बंद कर चुका था। मैं दुकान बंद करके सो रहा था इसी जगह पर। तब मुझे जगाने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मैंने एक आत्मा को देखा है। मेरी गला को पकड़ रही थी, मुझे गला घोटने की कोशिश कर रही थी। क्या बाबू, आत्मा वो तुमने देखा? मैं हंसते हुए जवाब देता हूँ कि नहीं जी, मैंने उस आत्मा को मैं जानता तक नहीं, ना मैंने देखा। जैसे वो मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। अब मुझे अब दूसरे से क्या मतलब है, जब मेरे साथ सब कुछ सही चल रहा है, ना वो आत्मा मुझे तंग कर रही है और ना मैं उसको तंग कर रहा हूँ। हम दोनों एक तरह से संधि कर चुके थे कि तुम अपने काम में मस्त रहो, अगर मैं उसके काम में अड़चन डालूँ, उसको भगाने की कोशिश करूँ, तो शायद वो मुझसे भी ऐसा ही बिहेव करे। मैं ऐसा अब उसके बाद में कभी नहीं करता हूँ। जो पहली रात हुआ था वही रात में मैं उसको भगाने की कोशिश किया था, लेकिन इसके बाद मैं जान चुका था कि नहीं, अब मैं इसको भगा नहीं सकूँगा। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, कोई मांत्रिक नहीं हूँ कि मैं इसको भगा सकूँगा। और मैं जो बुज़ुर्ग ने बताया था मेरे गांव का कि देखो डरना नहीं, उसकी आंखों में आंखें डाल कर रखना और देखना वो खुद डर जाएगी, वही फार्मूला मेरा काम कर गया था। अब इसके बाद क्या था, मेरी तो अब सब कुछ सही चल रहा था। सैलरी लेने जाता हूँ ऑफिस में, मैनेजर साहब मिलते हैं, मुस्कुरा के मेरा स्वागत करते हैं। आओ आओ बेटे, आओ आओ, बिठाते हैं। आओ विनोद बैठो, आओ विनोद बैठो। मैं जाके उनके सामने खड़ा हो जाता, नहीं सर, नहीं साहब, मैं ठीक हूँ, हाथ जोड़ करके। तब कहते नहीं विनोद बैठो, तुमसे कुछ बात भी करनी है। वहाँ पर कुछ लोग भी होते हैं, उनको इशारा करते हैं कि भाई आप लोग बाद में आना, मुझे अभी विनोद से कुछ ज़रूरी बात करना है। सारे लोग चले जाते हैं। इसके बाद वो अपने ऑफिस का दरवाज़ा बंद करते हैं। अब उस केबिन में मैं और मैनेजर साहब कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ जाते हैं। मुझे पानी देते हैं, गिलास पकड़ाते हैं कि लो विनोद पानी पियो। मैं पानी पीता हूँ, तब पानी पी करके गिलास रख देता हूँ। तब वो धीरे से पूछते हैं, विनोद सच सच बताना,
मैंने बोला साहब बिल्कुल सच ही बताऊंगा, क्या पूछना चाहते हो? आपको कुछ भी सवाल हो पूछो मुझसे, मैं झूठ नहीं आपसे बोलूँगा। तब वो पहला सवाल करते हैं, विनोद क्या उस फैक्ट्री में आज भी उस लड़की की आत्मा है? मैं झूठ नहीं बोलने की कसम खाया था। मैं बोला, सच बोला कि हाँ साहब आज भी है। दूसरा सवाल करते हैं कि विनोद क्या तुम्हें वो दिखी? मैंने बोला हाँ साहब दिखी। तीसरा सवाल करते हैं कि विनोद क्या वो तुम्हें भगाने की कोशिश किया, तुम पर हमला किया, तुमसे ऐसा कुछ व्यवहार किया? मैंने बोला हाँ साहब मेरे साथ में किया। तब मैनेजर साहब कहते हैं कि तुमने क्या किया? मैंने बोला कि मैं उसका सामना किया। मैंने अपने बुजुर्ग की गांव की कहानी बताता हूँ, और वो जैसा मेरे साथ में बोले थे मैं उसका सामना किया। मैं उसके सामने बिल्कुल खड़ा हो गया, मैं डरा नहीं। मैनेजर साहब को जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैं कुछ बोल रहा हूँ अब कहाँ तक सच है। मैं कहने लगा साहब कि मैं कुछ बात झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो आत्मा आज भी फैक्ट्री में है, और वो कोई बुरी आत्मा नहीं है जैसा आप लोग सोचा करते हो। वो किसी का नुकसान नहीं पहुँचा सकती, जैसा मैंने उसके साथ रह करके देखा है। एक भली आत्मा है। आप लोग क्यों डरते हो? मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ पहली बार मुझे लगा था वो मुझे चाहती थी कि मैं इस फैक्ट्री से निकल जाऊं। शायद उसको मेरे से खतरा था। अब ऐसा लग रहा था कि मैं उसको देख लूँगा और फिर मैं कोई तंत्र मंत्र करूँगा, ऐसा वो डर गई थी। मुझ पर हमला किया था, ऐसे मैं जो कुछ था मैं सब कुछ बताया, लेकिन ये बात नहीं बताया कि मैं उसके साथ रातें बिताया था। मैं मैनेजर साहब से ये बात छिपा गया था। मैनेजर साहब कहने लगे कि वाकई में उस प्रेतात्मा से तुम्हारी दोस्ती हो चुकी है। मैंने कहा साहब दोस्ती नहीं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के अब एक संधि कर रखे हैं। ना मैं उसके काम में अड़चन डालता हूँ, ना वो मेरे काम में अड़चन डालती है। हम एक दूसरे का इज्जत करते हैं, बस यही तो हमारी फार्मूला है। हम इसी पर चल रहे हैं। अगर ऐसा आप भी करोगे ना तो आपकी फैक्ट्री बंद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैनेजर साहब बड़ा खुश हो जाते हैं। आप फिर कहते हैं कि देखो उस आत्मा को भगाने के लिए हमारे मालिक ने लाखों रुपए खर्च किए, उस फैक्ट्री में पूजा पाठ करवाएं, बड़े से बड़े तांत्रिक लेके आए, और तब वो कुछ दिन के लिए गायब हो जाती थी और फिर वो उस फैक्ट्री में आ जाती थी। फैक्ट्री हमारी चल रही थी, प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन उसके डर से अब फैक्ट्री के काम रुक गया। कहाँ से आई है, क्यों आई है, क्या किसी को नहीं पता। लेकिन जो तांत्रिक बाबा थे ना, वो बताए थे कि ये फैक्ट्री की नहीं है, किसी बाहरी जगह से भटकती हुई इस फैक्ट्री में आ गई है, और इसको ये फैक्ट्री सूट कर गया है और ये अपना घर बना लिया है। मैनेजर साहब अपनी कहानी बता देते हैं, और तब मैनेजर साहब को समझाता हूँ कि कल रात में आपको आना है तो आइएगा, मैं पूरी फैक्ट्री में आपको घुमा के दिखाऊंगा। आप रात को 12 बजे के बाद में आना, और हो सकेगा तो मैं उस आत्मा लड़की को आपके सामने बुलाऊंगा, वो ज़रूर आएगी, मेरी बात को ज़रूर मानेगी। मैनेजर साहब को जैसे विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार मेरी बात को मान गए कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं ज़रूर आऊँगा, मैं भी देखना चाहता हूँ। अगर वो इजाज़त देती है तो मैं अपने मालिक से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने काम को, इस फैक्ट्री को फिर से शुरू करें। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मैं उसको भगाने की कोशिश नहीं करूँगा। अगर वो अपने काम से मतलब रखेगी, किसी को दुख तकलीफ़ नहीं देगी, तो हमें क्या तकलीफ़ है। फैक्ट्री में रात के टाइम जहाँ मर्जी रहे, हमें उससे क्या मतलब है। हमारी फैक्ट्री चलती रहेगी और हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगा। बात पक्की हो गई थी। अब पक्की तो हो गई, इसके बाद मुझे सैलरी मिलती है, और सैलरी जब पहली बार मिलती है ना तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। अब इतने सैलरी मिलती है कि मेरी खुशी की अब परवाह अब कौन करता है। मैं तो इतना खुश हो जाता हूँ, उछलने लगता हूँ दिल में ही। अब मैं जल्दी से जल्दी, सच कहूँ ना तो मैं अपने मम्मी के पास पहुँचना चाहता था कि लो मम्मी, आज से तुम्हारे दुख के दिन अब दूर हो चुके हैं। लेकिन मैनेजर साहब से मैंने वादा भी किया था कि मैं आपको, अगर वो आत्मा चाहेगी तो मैं ज़रूर आपसे मिलवाऊंगा। फिर एक दिन निश्चित होता है, फिर मैनेजर साहब रात को कार लेके आ जाते हैं।
गेट पर मैं मिलता हूँ, आवाज़ मुझे देते हैं विनोद विनोद। मैं बाहर निकलता हूँ। तब डरते डरते वो आते हैं कि विनोद कोई मुझे नुकसान तो नहीं होगा ना, क्या वो मुझ पर कोई हमला तो नहीं करेगी ना। मैं उसको अब मैनेजर साहब को समझाता हूँ कि नहीं साहब, मेरे साथ में रहोगे तो आपके ऊपर में कोई हमला नहीं होगा। जब तक वो उसके साथ में आप कुछ गलत नहीं करोगे तो आप पे हमला क्यों करेगी। चलिए अंदर चलिए, डरिए मत। आखिरकार केबिन में आते हैं। रात का हम इंतज़ार करने लगते हैं। 12 तो बज ही चुका था। जब वही टाइम आता है 12:30 के आसपास का, जब लाइटें अब झिलमिल करने लगती है, फ्लैक्चुएशन होने लगती है, तो मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि वो लड़की शायद नाराज़ है, वो अपना गुस्सा दिखा रही है। मैं बाहर निकलता हूँ। मैं उसको आवाज़ देता हूँ कि सुनो सुनो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए आया हूँ। वो कोई तांत्रिक मांत्रिक नहीं है, सीधे साधे इंसान है, इस फैक्ट्री का मैनेजर है। तुमको उनसे मिलना चाहिए। तुम डरो मत, तुम अपना गुस्सा मत दिखाओ, आकर मेरे पास में खड़ी हो जाओ। मैं तुमसे मिलवाना चाहता हूँ, उनसे बातचीत करवाना चाहता हूँ। देखो सब कुछ सही हो जाएगा, इस फैक्ट्री भी चलेगी, तुम्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आखिरकार वो लड़की फैक्ट्री की तरफ से आती हुई दिखाई देती है। जब मेरे पास में आ जाती है ना, तब मैनेजर साहब को मैं आवाज़ देता हूँ कि मैनेजर साहब आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, डरिए मत, वो लड़की आ चुकी है। मैनेजर साहब केबिन से निकलते हैं, लेकिन मैं उनकी हालत देखता हूँ, पैर कहीं और पड़ रहा है, मेरी तरफ देख के चल रहे हैं। तब मुझे शक हो जाता है कि अभी भी डर रहे हैं। मैं उनको समझाता हूँ कि मैनेजर साहब डरिए मत, आप सुरक्षित हैं, आप आइए तो सही, मैं आपको उस लड़की से मिलवाता हूँ। मैनेजर साहब आ जाते हैं, मेरे बगल में खड़े हो जाते हैं, चारों तरफ देखते हैं, कहाँ है वो लड़की, कहाँ है। मैं बोलता हूँ कि साहब मेरे बगल में तो खड़ी है, मेरे बगल में तो खड़ी है, आप देखो तो सही। मैनेजर साहब अब देखना शुरू करते हैं। मैं हैरान हूँ कि हर तरफ वो देख रहे हैं और कहीं पर अब उनको शायद लड़की नज़र नहीं आ रही है। मैं बिल्कुल हैरान हूँ, इधर उधर देख रहे हैं जैसे उनको लड़की नहीं दिखाई दे रही है। तब मैं कहता हूँ कि मैनेजर साहब आप डरिए मत, लड़की मेरे बगल में खड़ी है, शायद आपको दिख नहीं रही है। आप जो बात करना चाहते हो आप बात करो, जाके दरवाज़ा खोलो। मैं बोलता हूँ उनसे कि आप डरो मत, बिल्कुल शांत रहो, शांत रहो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं देख रहा हूँ उनके चेहरे पर पसीना आ रहा है, डरे हुए हाथ पैर काँप रहा है। जब उस लड़की को नहीं देखते हैं मेरे बगल में ना, तो और डर जाते हैं, एकदम काँपने लगते हैं। मैं उनको संभालता हूँ कि अरे मैनेजर साहब डरिए मत, ये लड़की मेरे बगल में खड़ी है और आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगी। लेकिन उनको यकीन नहीं होता। तब मैं उस लड़की से कहता हूँ अरे भाई सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, मैनेजर साहब को यकीन दिलवाओ। तब वो लड़की अब मैनेजर साहब को दिखाई देती है। मैनेजर साहब जब पहली बार देखते हैं ना, फिर भी डरे रहते हैं। मैं उस लड़की से बोलता हूँ कि भाई अपने मुंह से बोलो, शब्दों से बोलो कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। लड़की मेरी बात को मतलब समझ जाती है और फिर मैनेजर साहब को बोलती है कि मैं आपका कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, आप डरो मत। उसके बाद मैनेजर साहब अभी भी डरे दिखाई देते हैं। मैं उनको समझाता हूँ कि साहब बिल्कुल मत डरिए, मत डरिए। वो आत्मा लड़की भी है, वो भी कहती है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजर साहब कहते हैं कि विनोद ठीक है, अब बातचीत हो गई ना, अब मुझे बाहर निकालो। मैं उस लड़की को कहता हूँ कि तुम चले जाओ। मैनेजर साहब अभी भी डर रहे हैं, इनको थोड़ा वक्त लगेगा, कभी ये प्रेतात्मा को देखे नहीं ना, तुम चले जाओ। और उसके बाद लड़की गायब हो जाती है। मैं मैनेजर साहब को लेकर केबिन में आता हूँ, लेकिन वो बैठते नहीं हैं, कहते हैं विनोद मुझे घर जाना है। मैं उनको कार में बिठाता हूँ। तब वो ड्राइविंग करते हुए भी मैं देख रहा हूँ कि उनके हाथ पैर काँप रहे। मैं उनसे कहता हूँ कि साहब क्या मैं चलूँ आपके साथ में। तब कहते हैं कि नहीं विनोद तुम रुको, मैं बिल्कुल सही हूँ। हाँ थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैं पहली बार किसी आत्मा को देखा हूँ ना, तब मुझे थोड़ा डर तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, मैं सही हूँ। हाँ उसके बाद वो चले जाते हैं। अब इसके बाद मैं उनसे मुलाकात कर नहीं पाता।
घर पहुंचने के बाद अब फिर वही घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही सब मेरे साथ में चल रहा है। मैं अपनी नौकरी पर जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, सब कुछ सामान्य से चल रहा है। 15 दिन के बाद मुझे जानकारी मिलती है कि जो मैनेजर साहब है दिल का दौरा पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में है। मुझे बड़ा दुख तकलीफ होता है। आखिरकार कुछ महीनों के बाद में हॉस्पिटल में अब उनकी इलाज करते वक्त में मौत हो जाती है। मालिक जो थे ना, अभी भी उनको लग रहा है कि अभी वो फैक्ट्री में आत्मा है और ये काम होने नहीं देगी। आखिरकार कुछ महीनों के बाद में मालिक इतना वो भी खौफ में आ जाते हैं कि वो मैनेजर साहब गए थे ना फैक्ट्री के अंदर में, शायद उसी का असर है, आत्मा का असर है। इसी वजह से उनको हार्ट अटैक आया, उनकी मौत हुई। वो भी डर चुके थे कि ये फैक्ट्री मनहूस है, अब मैं अपने पास में नहीं रखूँगा, इसको बेच दूँगा। अब वाकई में अब उन्होंने फैक्ट्री का सौदा कर लिया था। मुझे अब मेरा हिसाब किताब मिल चुका था। मैं लास्ट टाइम जब उस फैक्ट्री से निकलता हूँ ना, तो दिन का वक्त होता है और दिन के वक्त में वो आत्मा दिखाई नहीं देती थी। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं जाते जाते भी उससे मिल नहीं सका। ये सब इतना जल्दी होता है। रात में सब कुछ सही था। सुबह जब मैं अब गेट खोलता हूँ, चाय पी के उसी दुकान पर जाता हूँ, चाय पी के लौटता हूँ, तब वहाँ पर जो मालिक थे, कई कार वहाँ पर आ चुके थे। जो फैक्ट्री नया खरीदा था वो भी आ चुका था, सौदा पहले ही हो चुका था। बस वो लोग विजिट करने के लिए आए थे, हैंड ओवर लेने के लिए आए थे। अब फिर मुझसे कहा गया, मेरे मालिक बताते हैं कि विनोद, आज से ये फैक्ट्री इनकी हुई, अब अभी इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब इनकी मर्जी तुम्हें रखे या ना रखे, इनके ऊपर निर्भर करता है। और वो मालिक मुझसे कुछ नहीं बोले कि विनोद तुम रुक जाओ। उनको मेरी परवाह ही नहीं थी। और तब मुझे लगा कि अब मैं करूँगा क्या। लेकिन जो भी पैसा मैं वहाँ से कमाया था, अब फिर मैं अब उसी पैसे से छोटा मोटा काम शुरू कर देता हूँ। और फिर मैं किराए का घर लेता हूँ, आमदनी होने लगती है और हम माँ बेटे अब बिल्कुल सुखी से रह रहे थे। कुछ दिनों के बाद मैं उसी पैसे से इतना आगे अपना पैसा बढ़ा लेता हूँ। जो मेरा छोटा सा काम था अब बिल्कुल सही हो चुका था। मुझे अब किसी बात का टेंशन नहीं थी। मेरी माँ भी खुशी हाल में थी, मैं भी था। और फिर मेरे लिए रिश्ता भी आ जाता है और मेरी शादी भी हो जाती है। इसके बाद विनोद जी कभी भी उस आत्मा लड़की को देखे नहीं थे। क्या वो उसी फैक्ट्री में है? क्या अभी भी क्या वो फैक्ट्री चालू हुआ कि नहीं हुआ? विनोद जी को कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि उसके बाद उस फैक्ट्री की तरफ झांकने तक नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी विनोद जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पर, मेरे इंस्टा अकाउंट पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।